फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्वेश्चन आवर की इंपॉर्टेंस के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जो हमने संविधान अडोप्ट किया है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रोविजन किया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अनुसार एग्जीक्यूटिव यानी सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा, और लेजिस्लेचर को इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरेट के द्वारा एक निश्चित समय के बाद। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं, हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और जो सदस्य चुने जाते हैं, जिस पार्टी की या फिर कोलिशन की सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं उसकी सरकार बनती है। बट सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है पार्लियामेंट में। कैसे? देखो, पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं सरकार से वेरियस टूल्स के माध्यम से। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन आवर, एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, हाफ एन आवर डिस्कशन, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्वेश्चंस ऑफ प्रिविलेज, इवन बजट को अप्रूवल भी पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है यानी लेजिस्लेचर के द्वारा दिया जाता है। टैक्सेशन प्रपोजल को अप्रूवल भी पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। मतलब ये सारे क्या हैं? ये देखो टूल्स हैं ताकि सरकार जो कामकाज कर रही है, सरकार से क्वेश्चन पूछे जा सके। इन टूल्स के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय की जा सके, पता लगाए जा सके सरकार कैसा काम कर रही है। हमारा फोकस इस आर्टिकल में सभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाले टूल्स पर नहीं है, एक टूल पर है जो कि है क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट में सरकार से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी एक माध्यम है सरकार की जवाबदेही तय करने का। क्वेश्चंस देखो 3 प्रकार के होते हैं: स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। जो स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं उन पर स्टार लगा होता है और इनका ओरल आंसर देना पड़ता है। आंसर देने के बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसने क्वेश्चन पूछा है वो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मतलब मिनिस्टर की तरफ से मान लीजिए आंसर दिया गया और उसमें से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आई तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसने क्वेश्चन पूछा है वो फिर से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरे नंबर पे अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो होते हैं इनका रिटन आंसर देना होता है, इस वजह से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते रिटन आंसर मिलने के बाद। और तीसरे नंबर पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको पूछने के लिए 10 दिनों से कम दिनों का नोटिस दिया जाता है और इनका भी ओरल आंसर देना होता है। तो ये हमने क्वेश्चन आवर के बेसिक्स को डिस्कस किया। क्वेश्चन आवर की इंपॉर्टेंस देखो पार्लियामेंट के कामकाज में काफी ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन आवर में गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक एक्टिविटी हो या फिर फॉरेन एक्टिविटी हो। गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन आवर के माध्यम से देश की जनता का पल्स पता लगता है, मतलब ग्राउंड पे क्या चल रहा है और जनता का मूड क्या है ये जानने को मिलता है सरकार को क्वेश्चन आवर के माध्यम से। इसके साथ साथ जनता को भी बहुत सारा फायदा होता है। देखो, बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चंस सरकार से पूछे गए और जो आंसर्स मिले, उन आंसर्स के मिलने के बाद बहुत बड़ा स्कैंडल इमर्ज हुआ या फिर एक बहुत बड़ी डिबेट चल पड़ी क्वेश्चन आवर में जो सरकार की तरफ से आंसर्स दिए गए। मतलब जो आंसर सरकार की तरफ से दिए जाते हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो जनता के लिए भी बहुत काम की होती है। उससे डिबेट होती है, जनता को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि उनकी हेल्प करती है सरकार के बारे में व्यू बनाने में कि सरकार कैसा कामकाज कर रही है। तो वो बाद में जब इलेक्शंस होते हैं वो बेहतर ढंग से अपना वोट कास्ट कर सकती हैं। देखो, पार्लियामेंट में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, मतलब दोनों हाउसेस के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो बताते हैं क्वेश्चन आवर के लिए प्रोसीजर्स क्या होंगे, नोटिस पीरियड कितना देना अनिवार्य है, कौन से क्वेश्चंस को एडमिट किया जा सकता है, कौन से क्वेश्चंस को नहीं किया जा सकता। सारी डिटेल्स दोनों हाउसेस के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में बताई गई हैं। देखो, आंसर्स में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा, यानी जो आंसर्स दिए जाते हैं उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन सरकार के द्वारा दी जा रही है तो उस इंफॉर्मेशन का सच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बार गलती निकल जाती है बट मौका दिया जाता है मिनिस्टर्स को कि वो
करेक्शन कर लें जो इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा प्रोवाइड की गई है। और देखो, वो क्वेश्चंस जिसमें रिटन आंसर्स देने पड़ते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, उनको आंसर्स की कॉपी उस दिन की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन आवर के एडवांटेजेस डिस्कस किए। सरकार को भी फायदा होता है, उन्हें देश की पल्स के बारे में पता लगता है। अपोजिशन क्वेश्चन आवर के माध्यम से सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, जो कि उनका काम है। और जनता को भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन आती है, इससे डिबेट्स होती हैं, स्कैंडल्स बाहर आते हैं, करप्शन का पता लगता है। तो क्वेश्चन आवर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। बट देखो, अब जो 14 सितंबर को मानसून सेशन स्टार्ट होगा, इसमें क्वेश्चन आवर का सेशन कंडक्ट नहीं होगा, ऐसा बोला गया है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा की चेयरमैन के द्वारा। आपके मन में आया होगा, ऐसा क्यों? इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो इस सेशन को क्यों नहीं कंडक्ट किया जा रहा है? आर्गुमेंट दिया गया है कोविड-19 की महामारी। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, जब बाकी बिल पर चर्चा हो सकती है तो फिर क्वेश्चन आवर के सेशन को कंडक्ट करने में क्या दिक्कत है? जब बाकी बिल्स पर चर्चा होगी तब भी तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा ना, जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये सारी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं वो क्वेश्चन आवर में भी तो अपनाई जा सकती हैं। तो फिर क्वेश्चन आवर को क्यों अवॉइड किया जा रहा है? ये अपने आप में काफ़ी सीरियस क्वेश्चन है। वैसे देखो, जब इस इशू पर कंट्रोवर्सी जनरेट हुई तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया कि सिर्फ स्टार्ड क्वेश्चंस जिसमें ओरल आंसर्स देने की आवश्यकता होती है वो नहीं पूछे जा सकते। अनस्टार्ड क्वेश्चंस जिनमें रिटन आंसर देने की आवश्यकता होती है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट राइटर का ये कहना है, जब स्टार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें ओरल आंसर्स देने की आवश्यकता होती है, इन स्टार्ड क्वेश्चंस के माध्यम से सरकार की इंटेंशंस के बारे में पता लगता है, किसी प्रकार के प्रोसीजरल लैकुना यानी प्रोसीजर में अगर कोई कमी है उसके बारे में पता लगता है, एलिज्ड जो इलीगैलिटी है उसके बारे में पता लगता है। इसलिए पूरी तरह से स्टार्ड क्वेश्चंस पर रोक लगाना आने वाले पार्लियामेंट्री सेशन में ये ठीक नहीं है। कोई सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता था, जैसे जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टार्ड क्वेश्चन पूछने के बाद, उन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को रिटन क्वेश्चन के थ्रू पूछने की इजाज़त हो सकती थी और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का आंसर्स भी रिटन में देने की इजाज़त हो सकती थी। ऐसा सॉल्यूशन निकाला जा सकता था, बट ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। वैसे तो देखो, लोकसभा हो राज्यसभा हो, इनमें अंतिम जो वर्ड्स होते हैं राज्यसभा में चेयरमैन के होते हैं और लोकसभा में स्पीकर के होते हैं। बट काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कंसेंसस यानी सहमति बनाने की कोशिश की जाती है मेंबर्स के बीच वेरियस मोशंस के माध्यम से। तो इस इशू पर भी क्या क्वेश्चन आंसर को अवॉइड करने की आवश्यकता है इस सेशन में, उस पर सहमति बनाई जा सकती थी। इससे जो हेल्दी ट्रेडिशन है, मतलब सकारात्मक जो परंपरा है हमारे पार्लियामेंट की, वो मजबूत ही होती। लास्ट में फाइनल वर्ड्स के तौर पे कहा जाता है राइटर के द्वारा, देखो, जब कोई क्राइसिस आते हैं, चाहे वो सोशल क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस हो, तो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का टेस्ट होता है कैसे इन क्राइसिस को टैकल किया जाए। वेरियस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेमोक्रेसी में, उनके माध्यम से इन क्राइसिस को टैकल करने की कोशिश की जाती है। बट अवॉइड करना किसी इशू को, वो डेमोक्रेसी हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ठीक नहीं है। क्वेश्चन आवर अगर इस सेशन में कंडक्ट होते हैं तो बल्कि पता लगता सरकार ने कैसा काम किया है इस महामारी से निपटने में, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती, जनता को भी पता लगता कि सरकार ने कैसा काम किया है, कौन से स्टेप्स लिए हैं इस कोविड-19 से निपटने के लिए। यही तो डेमोक्रेसी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्वेश्चन आवर की इंपॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ नए बदलावों के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो, हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। कई बार देखो क्या होता है, किसी सीजन में बारिश कम हुई, किसी सीजन में ज़्यादा हो गई, कई बार क्रॉप्स को किसी प्रकार का कोई डिजीज़ लग जाता है। तो इन सब इवेंट्स के एवज में किसानों की फसलों का इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा
तो फसलों के बर्बाद होने की वजह से किसान या तो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे या फिर अगली फसल को नहीं उगा सकेंगे। तो मतलब क्रॉप्स का इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई थी 2016 में। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चलती नहीं थी, इससे पहले भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स थी, बट 2016 वाली जो ये स्कीम थी काफ़ी मायनों में अच्छी थी। सरकार के द्वारा कहा गया था कि हम बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ये पता लगाने के लिए कि जो क्रॉप लॉस हुआ है उसका स्केल कितना है। फ्लैट रेट रखा गया प्रीमियम के तौर पे, 2% यूनिफॉर्म प्रीमियम किसानों को देना था। खरीफ क्रॉप्स के लिए 1.5%, रबी क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम किसानों को देना था एनुअल कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, और बाकी का प्रीमियम सरकार को देना था इंश्योरेंस कंपनीज को सब्सिडी के तौर पर। अगर देखो हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा पहले हमने डिस्कस किया कि कवरेज पुरानी स्कीम्स की अपेक्षा कर ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियल ईयर्स में यानी जब से ये स्कीम इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुई 2016 के बाद से वेदर ठीक ठाक रहा, क्रॉप लॉस कम हुआ, इस वजह से क्लेम्स कम आए, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। लेकिन देखो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था इस स्कीम का। जैसे कुछ पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें, क्रॉप लॉस कितना हुआ है इसके असेसमेंट में काफ़ी सारे गैप्स होते थे। जो अथॉरिटीज़ थी उनका सैंपल साइज काफ़ी छोटा होता था, जो बड़े स्केल पे लॉस का पता नहीं लगा सकता था। नेक्स्ट, पेमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिले होता था। जैसे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, खरीफ 2016 में जिन फार्मर्स का क्रॉप लॉस हुआ उनकी पेमेंट अप्रैल 2017 तक नहीं हुई। नेक्स्ट, प्रीमियम रेट काफ़ी ज़्यादा, ये भी एक शिकायत है किसानों की कि हम प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा देते हैं और बदले में हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। मतलब देखो, अगर आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से अपने क्रॉप का इंश्योरेंस करवाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट तो देते हैं ना, बट किसान बोलते हैं हमने, खास करके वो किसान जिन्होंने लोन लिया था और लोन से फसलों का जो प्रीमियम है, इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम है वो काट लिया गया, वो किसान बोलते हैं कि प्रीमियम काट लिया गया है बट ना तो हमें कोई डॉक्यूमेंट मिला है, इंश्योरेंस कंपनीज हमें कोई जवाब नहीं देती, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ से हम अपने क्लेम का सेटलमेंट करें। मतलब कैपेसिटी जो है फार्मर्स के क्लेम्स को डिलीवर करने की बहुत ज़्यादा पुअर है। और इंश्योरेंस कंपनीज ने तो देखो बहुत सारा पैसा कमाया है, कम से कम शुरुआती सालों में 2016 में 2017 में वेदर ठीक ठाक रहा, इतना ज़्यादा क्रॉप लॉस नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत बेनिफिट कमाया। सबसे लास्ट में अवेयरनेस भी किसानों को नहीं थी इस स्कीम के बारे में, इस वजह से पुरानी स्कीम्स के अपेक्षाकृत कवरेज तो बढ़ा बट अभी भी इस स्कीम का कवरेज काफ़ी ज़्यादा कम है। कुल मिला के ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुरानी फसल बीमा योजनाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा फार्मर्स फ्रेंडली थी, बट देखो फिर भी बहुत ज़्यादा कमियां थी इस स्कीम में। एक तो ये स्कीम उन फार्मर्स के लिए तो मैंडेटरी थी जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है, और वो फार्मर्स जिन्होंने बैंकों से लोन नहीं लिया है उनके लिए ये स्कीम मैंडेटरी नहीं थी। अब जिन्होंने लोन लिया है बैंकों से उनका तो पैसा अपने आप कट जाता था, उनका प्रीमियम अपने आप कट जाता था, इसलिए बैंकों से लोन लेने वाले किसानों में इस स्कीम का कवरेज ज़्यादा था और बाकी के किसानों में इस स्कीम का कवरेज कम था। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल सब्सिडी की कोई लिमिट नहीं थी, इस वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उनके पास इंटरेस्ट कम होता था, मतलब वो कम इंटरेस्टेड होते थे इस स्कीम में इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि उनको पता है सरकार सब्सिडी तो दे ही देगी। नेक्स्ट पॉइंट है हुज पेंडेंसी। काफ़ी बार देखो ऐसा होता था, सरकारों को जो प्रीमियम देना होता था सब्सिडी के तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज को, कई राज्य सरकारें इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम देने में बहुत ज़्यादा देर कर देती थी। इस वजह से मान लीजिए जिस राज्य सरकार ने प्रीमियम नहीं दिया इंश्योरेंस कंपनी को और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बाढ़ आ गई, तो फिर किसानों का जो क्रॉप लॉस हुआ है उसका सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनीज वाले जल्दी से करते नहीं थे। वो बोलते थे हमें अभी तक तो प्रीमियम ही नहीं दिया राज्य सरकार ने, तो हम कैसे आपके क्लेम का सेटलमेंट करें। तो इन सब कमियों को देखते हुए सरकार अब कुछ चेंजेस लेके आई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में।
आप चेंजेस के बाद इस योजना को कह सकते हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0। सबसे पहला चेंज तो देखो ये है, अब इस स्कीम को कम्प्लीटली वॉलंटरी बना दिया गया है। पहले आपको याद होगा जो किसान लोन लेते थे उनके लिए तो ये स्कीम कंपलसरी थी और लोन ना लेने वाले किसानों के लिए ये स्कीम वॉलंटरी थी, बट अब सबके सारे किसानों के लिए ये स्कीम वॉलंटरी रहेगी, मैंडेटरी किसके लिए नहीं रहेगी। नेक्स्ट, पहले क्या होता था, सेंट्रल सब्सिडी पर कोई लिमिट नहीं थी, इस वजह से इंश्योरेंस कंपनीज ज़्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं थी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि उनको लगता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी तो मिल ही जाएगी। नेक्स्ट, स्टेट्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी अब दे दी गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 में। अब स्टेट्स की भी मर्जी है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, और अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कुछ दूसरा रिस्क कवर किसानों को देना चाहते हैं, जैसे लोकलाइज्ड कोई कैलमिटी है, मिड सीजन एडवर्सिटी है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, तो ये एक्स्ट्रा रिस्क कवर भी मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दिए जा सकते हैं किसानों को। नेक्स्ट, अगर देखो जो स्टेट्स हैं वो अपना शेयर नहीं रिलीज करते हैं समय से पहले, तो फिर उन स्टेट गवर्नमेंट्स को मौका नहीं दिया जाएगा इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। एक निश्चित समय जो कि है 30 सितंबर रबी की फसल के लिए, 31 मार्च खरीफ के सीजन के लिए, इससे पहले किसानों को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपना शेयर देना है। इससे पहले अगर स्टेट गवर्नमेंट्स अपना शेयर नहीं देंगी इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में, तो फिर उनको इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि फार्मर्स को अवेयरनेस कम है इस स्कीम की बारे में, तो अब जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको देखो 0.5% ऑफ टोटल प्रीमियम जो उन्होंने कलेक्ट किया है वो खर्च करना होगा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ पर, ताकि किसानों को पता लगे कि ऐसी स्कीम चल रही है और उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अब लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट की जाए, किसानों के बिहेवियर में बदलाव लाया जाए। और एक कमी ये थी जो हमने नहीं डिस्कस की थी, टीनेंट्स और शेयर क्रॉपर्स जो फार्मर्स होते हैं उनको कवर नहीं किया जाता, उनको भी कवर करना अनिवार्य है, और जो बदलाव किए गए हैं वो टीनेंट्स और शेयर क्रॉपर्स को लाभ नहीं पहुंचाएंगे। नेक्स्ट, सभी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कवर होनी चाहिए इस क्रॉप स्कीम के अंतर्गत, और किसानों को एंकरेज करना चाहिए कि वो मिक्स्ड फार्मिंग पर फोकस करें, डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स उगाएं। नेक्स्ट, जो लोकलाइज्ड डिजास्टर्स हैं जैसे वाइल्ड एनिमल्स ने फसलों को नुकसान पहुंचा दिया, आग लग गई, कोल्ड वेव्स, फ्रोस्ट, इन सब को भी कवर करना चाहिए। नेक्स्ट, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में अनफोर्सिन वेदर इवेंट्स आ गई, जैसे ओले आ गए, हेलस्टॉर्म्स आ गए, तो उनको भी कवर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम को डिडक्ट करने से पहले, उनको प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट देना जरूरी है, सारी डिटेल्स देना जरूरी है। क्रॉप की इम्प्लीमेंटेशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और फार्मर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन की सभी स्टेजेस पर। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस यूनिट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस करो। एक इंश्योरेंस यूनिट विलेज लेवल से बड़ा नहीं होना चाहिए। लास्ट में पॉइंट ये है, स्मॉल फार्मर्स या फिर वुमेन फार्मर्स जो हैं, ऐसे ग्रुप्स को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि ये क्रॉप का इंश्योरेंस करवा सकें। तो ये हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। गर्ल्स की मैरिज के लिए लीगल एज को इंक्रीज करने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लाल किले से जो स्पीच दी, इस स्पीच में उनके द्वारा कहा गया सरकार इस बात पर विचार कर रही है गर्ल्स की मैरिज के लिए अभी जो लीगल एज है 18, इसे इंक्रीज करके 21 कर दिया जाए। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है और उस टास्क फोर्स यानी कमेटी की रिपोर्ट के बाद जल्द ही इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। देखो, इस साल के बजट में हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया था और प्रधानमंत्री उसी टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं जिसकी रिपोर्ट के बाद सरकार ये फैसला लेगी कि गर्ल्स की मैरिज के लिए जो लीगल एज है उसे इंक्रीज करना है या फिर नहीं करना है।
एक्सपर्ट्स का ये मानना है सरकार फैसला ले चुकी है और कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ऐसा फैसला सरकार लेना क्यों चाहती है। मतलब अगर गर्ल्स की मैरिज के लिए लीगल एज इंक्रीज होती है, 18 से 21 होती है, तो इसके फायदे क्या होंगे। देखो, सबसे पहला फायदा ये होगा, अगर कम उम्र में गर्ल्स की शादी हो जाती है तो फिर ये देखने को मिला है खून की कमी हो जाती है, इसके अलावा न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है। बट अगर गर्ल्स की मैरिज 21 साल के बाद होगी तो ये समस्याएं रिलेटिवली कम होंगी। नेक्स्ट, देखो, कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है तो सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है जल्दी अपनी फर्टिलिटी प्रूव करने के लिए, जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए। अब देखो, अगर कम उम्र में बच्चे को जन्म दिया जाता है तो इससे ना सिर्फ बच्चा अनहेल्दी पैदा हो सकता है बट मदर की हेल्थ पर भी प्रतिकूल यानी एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। यह भी एक रीजन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होने का। वैसे तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे के जन्म के दौरान जो मदर्स की डेथ हो जाती है, इस रेट में हमारे देश में पिछले कुछ सालों में काफ़ी कमी आई है। लेकिन अभी भी जानकारों का ये कहना है मदर्स की जो डेथ होती है बच्चे के जन्म के दौरान, उसमें से एक मेजर फैक्टर ये है कम उम्र में बच्चे को जन्म देना यानी कम उम्र में मदर बनना। और इसका देखो एक सीधा सीधा कंसिक्वेंस ये भी होता है, अगर कम उम्र में बच्चे को जन्म दिया जाता है तो संभावना ये रहती है ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएंगे और ज़्यादा संभावना होती है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की। अगर लेट उम्र में महिला मां बनती है तो फर्टिलिटी रेट कम होगी। तो एक सरकार के मन में यह भी चल रहा है कि ऐसा करके मतलब गर्ल्स की मैरिज की लीगल एज को इंक्रीज करके पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जब देखो लड़कियां कम उम्र में शादी कर लेती हैं तो देखो बहुत बार ये होता है उनको जानकारी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और आर्टिकल में कहा जाता है जब कम उम्र में शादी हो जाती है तो अपने पार्टनर्स के साथ वो नेगोशिएट नहीं कर पाती कि इस प्रकार की सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जरूरी है या फिर हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। उनकी जो नेगोशिएटिंग पावर होती है वो रिलेटिवली कम होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है गर्ल्स ज़्यादा बेहतर ढंग से पार्टनर से नेगोशिएट कर पाती हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में और सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में सरकार आगे बढ़ना चाहती है इस स्टेप से। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन लेवल। देखो आमतौर पे ग्रेजुएशन जो है वो किस एज में समाप्त होती है। ग्रेजुएशन 20, 21, 22 इस एज में ग्रेजुएशन आप कर लेते हो। डिपेंड करता है आपकी 3 साल की डिग्री है, 4 साल की है, 5 साल की है। अगर देखो 21 साल कम से कम मैरिज होगी लड़कियों की शादी के लिए तो फिर पेरेंट्स हायर एजुकेशन के लिए मना नहीं करेंगे। अभी 18 एज है और 18 तक तो ग्रेजुएशन होती ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है खास करके रूरल एरियाज में पेरेंट्स बोलते हैं कि आपने 12वीं कर ली, बहुत है, अब आपकी शादी कर दी जाएगी। तो इस वजह से गर्ल्स हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाती। लेकिन लीगल एज इंक्रीज होने से गर्ल्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगी, अपने एम्बिशंस को अचीव कर पाएंगी। सबसे लास्ट में जेंडर पैरिटी। शादी के लिए देखो लड़कों की जो मिनिमम एज है फिलहाल 21 है और लड़कियों की 18 है, तो जेंडर पैरिटी नहीं है। बट अगर लड़कियों की मैरिज के लिए मिनिमम एज जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है, 21 हो जाती है, तो जेंडर पैरिटी हो जाएगी। ये तो हमने बात की एडवांटेजेस की। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। मान लीजिए सरकार इस इशू को लेके कानून बना देती है और लड़कियों की मैरिज के लिए जो लीगल एज है वो 21 हो जाती है। बट देखो लोग तो लोग हैं, इतना जल्दी वो मानेंगे नहीं। 18 से 21 साल की उम्र में भी बहुत सारी गर्ल्स की जो मैरिजेस हैं वो होती रहेंगी और इस एज ग्रुप में बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो तो देखो माँ भी बन जाएंगी। बट
जब वो हॉस्पिटल्स जाएंगी बच्चे के जन्म के लिए तो उन्हें डर रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दे, क्योंकि मिनिमम एज तो 21 है, तो कोई गर्ल 18 से 21 के बीच में कैसे मां बन सकती है। तो इस डर के चलते बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, वो जाएंगी नहीं हॉस्पिटल्स में डिलीवरी के लिए। तो क्या परिणाम निकलेगा इसका? परिणाम ये निकलेगा, अब देखो हॉस्पिटल्स में डिलीवरी नहीं होगी बच्चे की तो घरों में होगी, तो इससे बच्चे के जन्म के दौरान मदर्स की हेल्थ पर ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ सकता है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो बढ़ सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, अगर देखो कानून बन जाता है इस संदर्भ में तो अवेयरनेस फैलने में समय लगेगा। 18 से 21 एज ग्रुप में शादी होती रहेंगी लड़कियों की, तो अब देखो 21 से कम साल की उम्र में लड़की की अगर शादी होती है तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। तो चाइल्ड मैरिज के जो केसेस हैं एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखो पिछले साल तक तो सरकार इस बात पर विचार कर रही थी जो लड़कों की एज है मैरिज के लिए मिनिमम एज 21 उसे कम करके 18 कर दिया जाए ताकि जेंडर पैरिटी आ जाए। बट एकदम से सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? सरकार के फैसला लेने के पीछे एक मेजर रीजन ये है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ना। बट देखो आपको याद होगा हमने पॉपुलेशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया था, तो उसमें यह कहा गया था फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया में ऑलरेडी कम हो रही है, तो इस प्रकार के तरीके अपनाने की आवश्यकता नहीं है फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए। अभी आवश्यकता यह है कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, स्किल्स दीजिए। कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जहां पे अब फर्टिलिटी रेट 2 से भी कम है। इवन सरकार जो बोलती है कि गर्ल्स की मैरिज के लिए लीगल एज को इंक्रीज करके मालन्यूट्रिशन की समस्या को कुछ हद तक एड्रेस किया जा सकता है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो मालन्यूट्रिशन का जो ये साइकिल है, इंटरजनरेशनल साइकिल, होता क्या है, मान लीजिए मदर में न्यूट्रिशन की कमी है तो वो मदर जो बच्चे को जन्म देगी बच्चे में भी न्यूट्रिशन की कमी मिलेगी। अब बच्चे में जब न्यूट्रिशन की कमी मिलेगी तो उसका दिमाग ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो अगर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो माइंड डेवलप नहीं हो पाता, वो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा तो फिर से गरीब रह जाएगा। तो पुवर्टी के कारण ये जो साइकिल है वो चलता रहता है मालन्यूट्रिशन का। तो इसलिए अगर आपको मालन्यूट्रिशन की समस्या एड्रेस करनी है ना, आप गरीबी पर ध्यान दीजिए। पुवर्टी अगर आप एड्रेस करते हो तो मालन्यूट्रिशन की समस्या को आप खत्म कर सकते हो, ना कि गर्ल्स के लिए लीगल एज को इंक्रीज करके। इवन ये भी कहा जाता है गर्ल्स और वुमेन के लिए जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन को आप इंप्रूव कीजिए, आंगनवाड़ी से लेके स्कूल्स तक। बट ऐसा करने के बजाय सरकार ने फोकस किया है एज को इंक्रीज करने पर। लास्ट में अब वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो जो भी टास्क फोर्स गठित की हुई है उस टास्क फोर्स को कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी जो सिस्टम है मैरिज लिमिट का, गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज़ के लिए 21, आप इस लिमिट को अच्छे से इन्फोर्स कीजिए बजाय इसको इंक्रीज करने के। ग्राउंड लेवल पे विजिलेंस अच्छे से होना चाहिए, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। मैरिजेस का और बर्थ्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आप इसे अच्छे से इन्फोर्स कीजिए। लोगों के बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाइए ताकि जो रिग्रेसिव सोशो कल्चर बैरियर्स हैं उनको दूर किया जा सके, जिसकी वजह से जैसा हमने डिस्कस किया था समाज में एक प्रेशर होता है कपल पर कि शादी हुई, फर्टिलिटी रेट को प्रूव करना। ये जो बैरियर्स है ना इनको एड्रेस करना जरूरी है और अवेयरनेस फैला के ऐसे बैरियर्स को दूर किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गर्ल्स की मैरिज एज को इंक्रीज करने को लेके। अब लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन। नमस्कार दोस्तों, एथिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबिटी के बारे में। प्रोबिटी का हिंदी में मतलब होता है सत्यनिष्ठा,
और एग्जाम में अगर डेफिनेशन देनी हो तो 3 डेफिनेशंस हम डिस्कस करते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो एग्जाम में। सबसे पहली डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी इज ए क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स एंड एडहरिंग टू दोज प्रिंसिपल्स। मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स हैं और आप उन स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करते हो, मतलब उन प्रिंसिपल्स के साथ कमिटेड रहते हो। और कौन से मोरल प्रिंसिपल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? देखो, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, करेज, प्रोफेशनलिज्म, सर्विस ओरिएंटेशन, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, इन सभी मोरल प्रिंसिपल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फिर से आइए डेफिनेशन की तरफ। प्रोबेबिलिटी इज ए क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। कौन से मोरल प्रिंसिपल्स? मतलब जिसके पास प्रोबेबिलिटी है उसके पास ये सारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, करेज, प्रोफेशनलिज्म, सर्विस ओरिएंटेशन, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, और वो पर्सन इन प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करता है, मतलब कमिटेड रहता है इन मोरल प्रिंसिपल्स के प्रति। तो ऐसी क्वालिटी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। देखो, वो सिविल सर्वेंट जिसके पास प्रोबेबिलिटी है उसके पास हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन होगा, सेल्फ कमिटमेंट होगी, करेज होगी। वो कभी भी किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करेगा जो कि अनुशासन के विरुद्ध जाकर हो या फिर जिससे करप्शन होता हो, मतलब वो करप्ट काम हो। ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा जिसके पास प्रोबेबिलिटी है। जैसा देखो, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच विवाद उपजा था। उसके बाद काफ़ी दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जमा हो गए थे। देखो, बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जवान ऐसे थे जो अपनी ड्यूटी आवर्स पूरी करके आए थे, मतलब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस समय ड्यूटी पे नहीं थे। लेकिन बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जवान ऐसे भी थे जो ऑन ड्यूटी थे, बावजूद इसके प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। तो देखो, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी के अंडर नहीं आएगी क्योंकि ये चीज़ अनुशासन के विरुद्ध है। आपको आपकी ड्यूटी पर होना चाहिए, वो बात अलग है। आपकी ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। समझ गए? तो जिस पर्सन के पास प्रोबेबिलिटी है, जिस सिविल सर्वेंट के पास प्रोबेबिलिटी है, वो किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो ऑनेस्टी के विरुद्ध हो, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, करेज, प्रोफेशनलिज्म, सर्विस ओरिएंटेशन, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, इन सब चीज़ों के विरुद्ध हो। तो सेकंड डेफिनेशन आप प्रोबेबिलिटी की लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट विच इंक्लूड्स ये सारे मोरल प्रिंसिपल्स। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। मिक्स डेफिनेशन लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब पहली लाइन को मिला के, इट्स ए क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स एंड एडहरिंग टू दोज प्रिंसिपल्स, ये पहली लाइन, और उसके बाद ये दूसरी लाइन, दोनों को साथ साथ लिखोगे तो एक कंप्लीट बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी प्रोबेबिलिटी की। समझ गए? वैसे एक तीसरी डेफिनेशन भी है जो आप लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी इज एन अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, एक्टिव माइंड और एटीट्यूड फॉर एडहरिंग टू सिविल सर्विस वैल्यूज। ये डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज वही सही रहेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी के बारे में जब डेफिनेशन लिखनी हो तो पहली लाइन ये लिखिएगा और उसके बाद दूसरी लाइन ये लिखिएगा। तो इससे प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखो, जिस पर्सन के पास प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब मोरल प्रिंसिपल्स के मामले में और एथिक्स के मामले में वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहां पर देखो, प्रोबेबिलिटी आल्सो मीन्स ए पर्सन इज मोरली एंड एथिकली अबव रिप्रोच। मतलब मोरली और एथिकली वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस ऑफिशियल से जिसके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो हमेशा अपने एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। देखो, किसी सिविल सर्वेंट के पास सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता इस बात की भी है ना कि एक राइट मेंटल एटीट्यूड हो ताकि उस नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे देखो, एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी पर्सन के पास नॉलेज है कि कैसे कैसे प्रशासन को काम करना चाहिए, काम कैसे होता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, सर्विस का जो ओरिएंटेशन होना चाहिए कि गरीब लोगों की मदद करनी है वो नहीं है, प्रोफेशनलिज्म का रवैया नहीं है, करेज नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेशर जब आए तो उसको सहन कर सके, तो फिर क्या फ़ायदा उस नॉलेज का। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है
सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता। सिविल सर्वेंट्स के पास नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन एक राइट मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए ताकि उस नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया जा सके। और राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर ये सभी मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए उस सिविल सर्वेंट के पास। अगर देखो सिविल सर्वेंट्स के पास प्रोबिटी नहीं है या फिर आप कहो गवर्नेंस में प्रोबिटी नहीं है, तो इससे सिविल सर्विसेज इनएफिशिएंट, करप्ट, अनअकाउंटेबल बन जाएंगी। और दूसरी तरफ देखो, अगर पब्लिक ऑफिशियल्स के पास प्रोबिटी है तो इससे करप्शन नहीं होगा, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस काफ़ी इफेक्टिव होंगे और इनका फेयर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। अगर गवर्नमेंट में प्रोबिटी होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रिलेटिवली फास्टर होगा। देखो वेस्टर्न कंट्रीज में ये देखा जाता है अक्सर, जैसे ही लोग बड़ी पदों पर पहुंचते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो या फिर पॉलिटिशियंस हों, बड़े पदों पर पहुंचते हैं तो उनके तरफ से कानून की जो रिस्पेक्ट है, कानून के प्रति जो कमिटमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि देखो ईस्टर्न कंट्रीज में ठीक इसका उल्टा होता है। हमारे देश में या फिर हमारे जैसे और जो देश हैं ईस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पर यह देखा जाता है जैसे ही किसी के पास पावर हाथ लगती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो या फिर पॉलिटिशियंस की बात हो, वो पर्सन स्टेटस कोइस्ट हो जाता है। मतलब जैसा चल रहा है ठीक है, रिफॉर्म्स लाने में या फिर ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को बदलने में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से पॉलिटिशियंस या फिर इवन सिविल सर्विसेज में आपने देखा होगा बहुत से कैंडिडेट्स सिलेक्ट होने से पहले बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन सिलेक्ट हो जाने के बाद वास्तव में जब वो ग्राउंड लेवल पे काम करना स्टार्ट करते हैं वो करप्ट हो जाते हैं, या फिर जिन वैल्यूज़ के साथ उन्हें काम करना चाहिए उन वैल्यूज़ को वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और पॉलिटिशियंस के साथ तो आपने अक्सर ये बात देखी ही होगी, प्रिविलेजेस इतनी सारी मिलती हैं कि उस प्रिविलेजेस में वो अंधे हो जाते हैं और ऑफिस का इस्तेमाल करने लगते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ना कि जनता की वेलफेयर के लिए। जैसे देखो एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया जाता है, टोनी ब्लेयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, इनके बेटे को एक बार ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनको खुद पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था और कांस्टेबल ने वार्निंग दी थी टोनी ब्लेयर को कि देखो अगर अगली बार आपका बेटा ऐसा करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार से टोनी ब्लेयर की वाइफ जो है वो ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रही थी तो उनकी वाइफ पर फाइन लगाया गया। आप बताइए क्या हमारे देश में ऐसा पॉसिबल है? इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा उसे इस प्रकार से गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर इतने बड़े पॉलिटिशियन की वाइफ पर चार्ज कर दिया जाए। ऐसी चीज़ें हमारे देश में नहीं देखने को मिलती हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।